कहते हैं कि अपने दिल में डर और खौफ से ज्यादा भरोसा और यकीन रखो, क्योंकि कभी कभी इंसान को बस इसी की जरूरत होती है। दोस्तों, अब द लॉस्ट की कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली है। तो उस समय में आते हैं जहां पहले केट हेज में आ गई थी, उसके पीछे मिस्टर लॉक और आखिर में जेक ने देखा कि मिस्टर लॉक को डजमैन ने गन पॉइंट पर रखा है। उस समय केट वेंटिलेशन पाइप से भागने की कोशिश कर रही थी और वो निकलती है आर्मरी में जहां हथियार थे। अब केट ने तो सब अपनी आंखों से देख लिया था कि जेक ने डजमैन को निशाने पर लिया है और डजमैन ने मिस्टर लॉक को। तो केट आर्मरी से एक गन लेती है और पीछे से डजमैन पर वार करती है, उसे गिरा देती है। मगर जब केट उसे हिट करती है उस समय डजमैन गलती से शूट करता है। कुछ देर पहले हमने जिस पुराने कंप्यूटर को देखा था, गोली उसे जाके लगती है और वो डैमेज हो जाता है। उस समय जेक डजमैन की ओर भागता है और उसे पकड़ लेता है। केट जल्दी से गन लेती है। डजमैन जब देखता है कि कंप्यूटर डैमेज हो चुका है तो वो काफी घबरा जाता है, कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब हम सभी मरने वाले हैं। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि डजमैन इस कंप्यूटर में कोड एंटर करता और फिर टाइमर 108 मिनट्स के लिए रीसेट हो जाता। जो कोड डजमैन इस्तेमाल करता है ये वही हर्ली वाले कर्स्ड नंबर है। जेक ने डजमैन को पकड़ा था। डजमैन उसे कह रहा था कि सुनो, मुझे ये कंप्यूटर ठीक करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। जेक पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो डजमैन गुस्से में कहता है कि दीवार की तरफ देखो, तुम्हें वो काउंटर नजर आ रहा है। अगर ये टाइम कंप्लीट हो गया और वो कोड एंटर ना किया गया तो हम सभी मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, मुझे कोड एंटर करना है, मुझे उस बटन को पुश करना है। अब यहाँ एक इंसान को फिक्र होने लगी, मतलब के जॉन लॉक को। एक वीरान आइलैंड पर हेज का मिलना जिसमें एक इंसान है और वो एक ड्यूटी करता है, वो बटन्स को पुश करता है। लॉक के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो जेक को कहता है कि मुझे लगता है जेक, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। मगर जेक और लॉक की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वो कहता है कि मुझे मत बताओ मैं क्या करूं। जेक को बहुत गुस्सा आया था। वो डजमैन से पूछता है कि क्या हो अगर तुम वो बटन पुश ना करो। तब डजमैन उसे हैरानी से देखता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब हम ऑडियंस तो जानते हैं कि डजमैन जेक से मिल चुका है एक स्टेडियम में। जेक को ये अच्छी तरह याद था पर शायद डजमैन को नहीं था। खैर, जेक इस बात से काफी हैरान था कि आखिर ये बंदा यहाँ कर क्या रहा है। मजबूरन वो उसे छोड़ देता है। डजमैन कंप्यूटर की ओर भागता है। जेक जब डजमैन को छोड़ता है तो उस समय मिस्टर लॉक जेक की ओर देख रहे थे। जेक पूछता है कि क्या हुआ, तो लॉक कहते हैं कि कुछ नहीं। इसका मतलब मैं आगे समझाता हूँ कि लॉक के दिमाग में क्या चल रहा है। अब डजमैन जल्दबाजी में कुछ ढूंढ रहा था, वो काफी घबराया हुआ था। लॉक उससे पूछता है कि हमें बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। तो डजमैन पूछता है कि क्या तुम कंप्यूटर रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हमें किसी भी हाल में वो ठीक करना होगा। अब मिस्टर लॉक तो ये नहीं कर सकते थे, मगर केट अचानक से कहती है कि सईद कर सकता है। तो मिस्टर लॉक केट को कहता है कि जल्दी सईद को लाओ। जेक केट से पूछता है कि तुम रस्सी से चढ़ोगी। केट कहती है कि नहीं, इसमें तो काफी समय लग जाएगा। डजमैन से पूछती है कि क्या यहाँ कोई और रास्ता है। तो डजमैन उसे दिखा देता है कि जंगल की तरफ एक दरवाजा है, वहाँ से निकल जाओ। केट उस तरफ भागती है और जंगल में चली जाती है। तब डजमैन को एक जार मिलता है। वो कंप्यूटर की तरफ भागता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर जेक वो जार ले लेता है और पूछता है कि बहुत हुआ, मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है। लॉक जेक को कहता है कि जेक, इसके लिए समय नहीं है, ये इसे वापस दो। मगर जेक कहता है कि हम समय निकाल लेंगे, बताओ यहाँ चल क्या रहा है। अब डजमैन अपनी कहानी सुनाता है कि आज से 3 साल पहले मैं एक वर्ल्ड रेस पर निकला था। एक ऐसे मुकाबले में हिस्सा लिया था जिसमें मुझे दुनिया का सफर तय करना था। यहाँ आइलैंड पर मेरी बोट फंस गई चट्टानों में। मैं आइलैंड पर आया तो मुझे केल्विन मिला। वो भागते भागते आया कि जल्दी चलो मेरे साथ। वो मुझे यहाँ नीचे ले आया। मैंने देखा यहाँ वो आवाज शुरू हो जाती है, वो अलार्म। वो कंप्यूटर में उस कोड को एंटर करता और बटन पुश करता। मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं दुनिया को बचा रहा हूँ। जेक कहता है कि दुनिया को बचाना, अच्छा। डजमैन कहता है कि ये उसका कहना था, मेरा नहीं। तो मैं भी उसके साथ मिल गया और मैंने भी कंप्यूटर में वो कोड डालना शुरू कर दिया। हम दोनों कुछ समय के लिए एक साथ काम करते तब अच्छा था, मगर फिर केल्विन मर गया और मैं अकेले रह गया। दी एंड। यही कहानी थी। अब वो जार दो मुझे।
खैर जैक उसे वो जार देता है। डेज़मंड कंप्यूटर को रिपेयर करने में लग जाता है। जैक लॉक से पूछता है कि तुम इस पागलपन पर यकीन करते हो। लॉक कुछ नहीं कहता, मगर हम सभी जानते हैं लॉक को पूरा यकीन था कि डेज़मंड जो कह रहा है वो सच है। जैक को गुस्सा आता है, मगर डेज़मंड उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं ब्रदर तो जाके टेप देख लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। डेज़मंड उन्हें प्रोजेक्टर और टेप की जगह बता देता है। अब डेज़मंड कंप्यूटर को रिपेयर करने में लग जाता है। लॉक और जैक उस प्रोजेक्टर और टेप को निकालते हैं। जैक लॉक से पूछता है कि जॉन, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या हुआ था? लॉक कहता है कि कैट को बांधा गया था, डेज़मंड के पास गन थी और मुझसे सवाल जवाब हो रहा था। तो जैक पूछता है कि तुमने उसके बारे में कुछ पूछा? लॉक जवाब देता है कि मेरे पास गन नहीं थी, उसके पास थी। मेरे सवालों का उसने खास जवाब नहीं दिया। जैक कहता है तुम काफी शांत लग रहे हो, जबकि उसने कहा कि दुनिया का अंत होने वाला है 45 मिनट में। लॉक कहता है कि वो कंप्यूटर को ठीक कर देगा, मुझे यकीन है। दोस्तों अब यहाँ दो इंसानों की अलग अलग सोच टकराती है। जैक द मैन ऑफ साइंस और लॉक द मैन ऑफ फेथ। अब जैक तो ना किस्मत पर यकीन रखता है ना ही चमत्कारों पर, मगर जॉन लॉक उसका मानना है कि आइलैंड पर उनका हर कदम, हर काम और हर एक हादसा असल में इनकी तकदीर है। हेज के लिए जॉन लॉक बहुत एक्साइटेड थे। उसे पता था ये उसे इत्तेफाक से नहीं मिला। जॉन लॉक को हमेशा से लगता था कि वो खास है, वो अपनी जिंदगी में कुछ महान करेगा। तो हेज में जब डेज़मंड से वो ये सुनता है कि वो यहाँ एक ऐसा काम कर रहा है, मतलब कि दुनिया को बचा रहा है, और अगर वो ये ड्यूटी ना करेगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा। ये तकदीर नहीं तो और क्या है। हाँ, अगर हेज बिल्कुल खाली होता, अगर इसमें करने को कुछ ना होता, कोई मकसद नहीं, फिर ये सब इत्तेफाक हो सकता था, मगर नहीं। आई नो कि आपको यही लग रहा होगा कि इस वक्त मैं जॉन लॉक का साइड ले रहा हूँ, मगर कभी कभी वही मुझे सही लगते हैं। पर जिद्दी जैक को कौन समझाए। वो लॉक को कहता है कि देखो ये आदमी जो कह रहा है मुझे सब झूठ लगता है, ये पागलपन है। लॉक पूछता है तुम्हें ये पागलपन क्यों लगता है? तो जैक जवाब देता है कि आखिरी बार जब मैंने कंप्यूटर को देखा था जो दुनिया को बचाने का काम करता था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैक का मतलब था कि दुनिया आगे निकल चुकी है। 20-30 साल पुराने कंप्यूटर से आखिर दुनिया कैसे बचाई जा सकती है? लॉक अचानक से कहता है कि जैक क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें पहचाना नहीं? उसका मतलब डेज़मंड से था। खैर जैक कुछ कहता नहीं। इसके बाद ये दोनों स्टेप को प्ले करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए कहानी के एक नए पहलू से रूबरू होने के लिए। ये टेप काफी पुरानी थी, ये ओरिएंटेशन था, कह सकते हैं किसी चीज का इंस्ट्रक्शन और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। ये टेप असल में हेज के बारे में था। इसमें एक आदमी इस हेज के बारे में बता रहा होता है। ये आदमी अपना नाम डॉक्टर मार्विन कैंडल बताता है कि ये टेप स्टेशन 3 के लिए बनाया गया है। तो असल में जिसे हम हेज कह रहे हैं ये एक स्टेशन है या फिर हुआ करता था जिसका नाम द स्वान स्टेशन है। ये आदमी अब हमें थोड़ी जानकारी देता है। ये बताता है कि असल में ये स्टेशन जिसने बनाया वो दारमा इनिशिएटिव कहलाते हैं। 1970 में दारमा इनिशिएटिव की बुनियाद रखी गई। मिशिगन के 2 साइंटिस्ट ने एक ऐसी रिसर्च की शुरुआत की जिसमें वो मेटियोरोलॉजी, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ज़ूलॉजी और मैग्नेटिज्म को स्टडी करे, इस पर रिसर्च करे। एक अमीर बैंकर ने इस रिसर्च कंपनी दारमा इनिशिएटिव को काफी फंड दिया था ताकि ये अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो हेज को लेकर अब हमें एक जवाब तो मिल गया कि असल में ये 1970 में बनाया गया था साइंस को और बारीकी से स्टडी करने के लिए। और मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ इस स्टेशन पर मैग्नेटिज्म का कोई चक्कर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यहाँ सब ओल्ड है, मतलब सभी कंप्यूटर्स काफी पुराने हैं। और क्यों केस एलियट का गाना चल रहा था, क्योंकि वो 1969 में रिलीज हुआ था। फिर आगे ये आदमी यानी डॉक्टर कैंडल बताते हैं कि स्टेशन पर काम कैसे करना है। तो ये काम 2 लोगों का है जो 540 दिन इस हेज में रहेंगे। स्टेशन को बनाने का मकसद असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस को स्टडी करना था।
असल में ये स्टेशन एक लेबोरेटरी की तरह था, मगर डॉक्टर कैंडल बताते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के बाद इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। हर 108 मिनट में बटन्स को प्रेस करना होगा। जब अलार्म शुरू हो जाए तो तुम लोगों के पास सिर्फ 4 मिनट्स होंगे कोड एंटर करने के लिए। वो ये कई बार बताता है कि कंप्यूटर में कोड एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम 2 लोगों का है तो ये 2 शिफ्ट में काम करेंगे। इससे ये अलर्ट रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और अपने काम को जारी रख पाएंगे और कंप्यूटर को इस कोड के अलावा किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद वो कहता है कि मुबारक हो, जब तक नए लोग ना भेजे जाए तब तक इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम लोगों के हाथ में है। आखिर में वो थैंक यू, नमस्ते और गुड लक कहकर टेप की फुटेज एंड हो जाती है। अब जैक और लॉक के साथ हमने भी जान लिया कि इस हेज की कहानी है क्या, मगर साथ ही बहुत से सवाल भी मन में है कि 1970 के वो लॉक अब कहाँ है, आइलैंड पर कोई है क्यों नहीं। अगर इस कंप्यूटर से ही दुनिया बच सकती है तो आखिर यहाँ लॉक क्यों नहीं है। लोग तो काफी हैरान थे, कहते हैं कि हमें ये फुटेज दोबारा देखनी होगी, मगर जैक को ये सब बकवास लग रहा था। लॉक से पूछता है कि तुम ये दोबारा देखना चाहते हो, तो लॉक जैक से पूछता है कि क्या तुम नहीं देखना चाहते। जैक जवाब देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और उठकर वहाँ से चला जाता है। जैक डेज़मंड के पास आता है, उससे पूछता है कि हमने तुम्हारी वो फुटेज देख ली, तुमने किसी से कांटेक्ट किया जिन्होंने ये जगह बनाई, और अजीब है तुम्हें क्रैश के बारे में पता कैसे नहीं चला, हम 40 से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। डेज़मंड जवाब देता है कि मुझे हर 108 मिनट में ये बटन प्रेस करने होते हैं, मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। जैक पूछता है कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट कहाँ है, कोई तुम्हारी जगह आएगा भी या नहीं, तुम्हें लगता है ये सब सच है, तुम्हारा खाना कहाँ से आता है। जैक उसे आगे बताता है कि जानते हो तुम्हारे हेज के दरवाजे पर लिखा था क्वारंटीन। ये क्यों लिखा था? असल में ये तुम्हें डराने के लिए था, ताकि तुम यहीं रहो। वो टेप असल में एक एक्सपेरिमेंट है, तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हम 40 दिनों से इस आइलैंड पर है, हम में से कोई बीमार नहीं हुआ, तुम्हें इस डर के साथ यहाँ रखा गया है कि बाहर किसी तरह का वायरस है और अगर तुमने ये बटन नहीं दबाए तो दुनिया का अंत हो जाएगा, ये सब झूठ है। तब डेज़मंड जैक की ओर देखता है और कहता है कि हर दिन मैं ये दुआ करता कि काश ये सब सच ना हो, झूठ हो, मगर ऐसा नहीं है ब्रदर, ये सब सच है। हर बार जब मैं उस दीवार से गुजरता हूँ तो मुझे वो मैग्नेटिज्म महसूस होता है। तो टेप में जो बताया गया सब सच है। इतने में डेज़मंड कंप्यूटर में कुछ रिपेयरिंग भी करता है, मगर जैसे ही वो ऑन का बटन नीचे करता है, हेज की सारी पावर भी चली जाती है, क्योंकि वो कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ। बस इसके बाद डेज़मंड का चेहरा देखने लायक था, वो काफी डर जाता है, कहता है कि इट्स ओवर, सब खत्म हुआ। लॉक उससे पूछता है कि क्या मतलब सब खत्म हुआ। वो काउंटर अब भी चल रहा था, सिर्फ 48 मिनट्स बचे थे। अगर डेज़मंड की और टेप में उस आदमी की बात सच है, 48 मिनट्स के बाद अगर वो कोड एंटर नहीं किया गया तो शायद सच में दुनिया का अंत हो जाए। डेज़मंड कुछ सामान लेता है और उसे बैग में डालकर वो हेज से निकल जाता है। लॉक उसे रोकने की कोशिश करता है कि देखो सईद आ जाएगा, इसे ठीक कर देगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मगर डेज़मंड कहता है कि बस उसे मेरा गुड लक कहना। लॉक पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो डेज़मंड जवाब देता है कि जितना मैं इस जगह से भाग सकूं भागूंगा। अब डेज़मंड तो गया, जैक भी उसके पीछे चला जाता है। लॉक बेचारा अब हेज में अकेले रहने वाला था। वो जैक को कहता है कि प्लीज जैक, तुम छोड़ के मत जाओ, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मगर जैक ये कहकर चला जाता है कि जॉन अब तुम इसमें अकेले हो, यही तो तुम्हारी तकदीर है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब लॉक बेचारे के सर दुनिया की जिम्मेदारी छोड़कर सब भाग गए। लॉक इतना परेशान था कि वो रोने लग जाता है, मगर तभी केट सईद और हर्ली को वहाँ लाती है। लॉक सईद को कंप्यूटर दिखाता है कि तुम्हें ये रिपेयर करना होगा, मगर हेज की पावर चली गई थी, तो वो केट और हर्ली को फ्यूज ढूंढने भेजता है। लॉक सईद से पूछता है कि तुम पूछोगे नहीं ये क्या काम करता है। सईद कहता है कि फिलहाल तो कंप्यूटर को रिपेयर करना होगा, तुम बाद में मुझे बताना ये क्या काम करता है। थोड़ी देर बाद केट उस फ्यूज को ढूंढ लेती है। अब सिर्फ चंद मिनट ही थे इनके पास। सईद को कंप्यूटर रिपेयर करना था। लॉक को टेंशन होने लगी थी, मगर सईद समय पर उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो डेज़मंड के पीछे जंगल में जाता है। अब डेज़मंड जो था वो काफी जल्दबाजी में लग रहा था। एक जगह वो गिर जाता है, सामान भी उससे गिर गया था, वो सामान को उठाने वाला था तो जैक वहां पहुंच जाता है। दोस्तों इस समय जैक बहुत कंफ्यूज्ड है और गुस्सा है
क्योंकि अब आइलैंड पर चीजें वो नहीं रही जैसे कि लॉक ने कहा था कि ये आइलैंड खास है, अलग है, हर कोई ये महसूस कर सकता है, मगर ये लोग बात करने से डरते हैं। तो द मैन ऑफ साइंस ने भी अब थोड़ा बहुत महसूस कर लिया कि वाकई यहाँ कुछ तो है और जो हो रहा है शायद किसी वजह से हो रहा है, मगर जैक का ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि आंख बंद करके लॉक की तरह वो भी हर बात पर यकीन करना शुरू कर दे। फिर वो डेज़मंड को गन पॉइंट पर करता है, उससे में कहता है कि रुको। डेज़मंड उसकी ओर देखता है तो कहता है कि अच्छा तुम कोड पूछने आए हो, अगर कोई चमत्कार हो जाए, तुम लोग उस कंप्यूटर को ठीक कर पाओ तो ध्यान से सुनो, ये कोड एंटर करना 4 8 15 16 23 42, इसके बाद एग्जीक्यूट। जैक गुस्से में कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कोई आदमी तुम्हें यहाँ अंदर लाया, उसने तुम्हें एक फुटेज दिखाई और तुम सिर्फ यकीन के सहारे एक बटन को पुश करते रहते हो, ये सोचते हुए कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दुनिया का अंत हो जाएगा। जैक गुस्से में चिल्लाता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। डेज़मंड कहता है कि ब्रदर, अगले 15 मिनट में या तो तुम सही होगे या गलत, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार दो, मगर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जैक का पारा चढ़ा हुआ था, पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे हो, आखिर किस चीज से भाग रहे हो। तब डेज़मंड जैक की ओर हैरानी से देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, याद आ गया, भागना। हाँ, हम लॉस एंजलिस के एक स्टेडियम में तो मिले थे, तुमने मुझे एक पेशेंट के बारे में बताया था, तुमने कहा था कि तुम उसके इलाज में नाकाम हो गए हो। यहाँ जैक जज्बाती होने लगा, कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेज़मंड पूछता है कि क्या वो ठीक है। जैक कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डेज़मंड बार बार उसके बारे में पूछ रहा था। जैक गुस्से में और रोते हुए जवाब देता है कि मैंने उससे शादी की। इसके बाद जैक रोने लगा। डेज़मंड उसके करीब आता है और पूछता है कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं है ना। जैक सर हिलाता है कि नहीं। इसके बाद डेज़मंड जाने लगा। आखिर में वो वही लाइन कहता है कि सी यू इन अनदर लाइफ ब्रदर। और डेज़मंड, जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, अपने साथ कई सवालों के जवाब लेके इस आइलैंड से चला जाता है। दोस्तों, उस हेच में क्या चल रहा है? सईद ने वो कंप्यूटर तो रिपेयर कर दिया, मगर आगे क्या होगा वो इस वीडियो के सबसे आखिर में जानेंगे, क्योंकि यहाँ हमें और बातों पर भी ध्यान देना है। तो अब हम जाते हैं आइलैंड के दूसरे साइड पर, जहाँ सॉयर, माइकल और जिन थे। जिन सबसे पहले किनारे पर आया था, मगर उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। वो उसे अदर्स पुकार रहा था। वो सॉयर और माइकल तक तो पहुंच जाता है, मगर जिन के पीछे और लोग भी थे। सॉयर और माइकल भी हैरान थे कि आखिर ये लोग है कौन। तभी उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी इनकी तरफ भागता है और इन्हें मार मार के बेहोश कर देता है। इन्हें घसीटकर जंगल में लाया जाता है। इन्होंने एक गड्ढा खोदा था, ये तीनों को उसी में डाल देते हैं। सॉयर और माइकल बहुत परेशान थे। सॉयर जिन से पूछने की कोशिश करता है कि तुमने देखा ये कितने लोग हैं। जिन इशारे में समझाता है कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैंने कुछ नहीं देखा। माइकल बार बार अपने बेटे वॉल्ट के बारे में पूछ रहा था। खैर, थोड़ी देर बाद सॉयर देखने की कोशिश करता है। जिन और माइकल उसे ऊपर उठाते हैं, मगर वो आदमी ने फिर से डरा देता है और सॉयर नीचे गिर जाता है। बाद में वही आदमी एक बेहोश लड़की को इस गड्ढे में इनके साथ फेंक देता है। वो बेहोश थी। खैर, होश आने पर वो काफी डरी हुई लग रही थी। वो इन लोगों से पूछती है कि तुम कौन हो, तो ये बता देते हैं कि हमारा प्लेन इस आइलैंड पर क्रैश हुआ है। हम एक क्राफ्ट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर माइकल के बेटे को कोई ले गया और हमारी राफ्ट उड़ा दी। ये लड़की जब प्लेन क्रैश का सुनती है तो हैरानी से पूछती है कि ओशियानिक 15। सॉयर कहता है कि हाँ, सिडनी से एलए जाने वाली फ्लाइट। क्या तुम भी उसी में थी? असल में इस लड़की को हमने पहले भी देखा है। जैक और इसकी मुलाकात एयरपोर्ट पर हो चुकी थी। इसका नाम एना लूसिया है। असल में ये टेल सेक्शन में थी। इसका कहना था कि मैं इतने दिनों से अकेली ही सरवाइव कर रही हूँ, मगर 2 दिन पहले इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। माइकल वॉल्ट के बारे में पूछता है कि क्या तुमने एक छोटे लड़के को देखा? एना लूसिया जवाब देती है कि नहीं। सॉयर कहता है कि मेरे पास प्लान है, अगली बार जैसे ही ये आदमी दरवाजा खोलने आएगा मैं इसे शूट कर दूंगा, क्योंकि सॉयर के पास वो गन अभी भी थी। मगर अचानक से एना लूसिया का बर्ताव बदल जाता है और जब सॉयर गन लेता है तो एना लूसिया उसे गन छीन लेती है और उसे दूर गिरा देती है। वो अपने साथी को आवाज देती है। असल में एना लूसिया नाटक कर रही थी। वो इन लोगों से सच जानना चाहती थी और इनमें घुल मिल जाना एक अच्छा आइडिया था। इन्हें वही बंद रखा जाता है। अब इन लोगों की कहानी क्या है ये आगे जानेंगे, मगर अब हमें पास्ट में जाना होगा।
उस समय में जब जॉन लॉक की बदनसीबी ने उससे गुर्दा छीन लिया। इस बात से मिस्टर लॉक बहुत दुखी रहते थे। बात सिर्फ एक किडनी की नहीं थी, बात थी इंसानियत की, इंसान के जज्बातों की, धोखा देने की, दिल तोड़ने की। खैर, अपने गम को भुलाने के लिए लॉक कुछ थेरेपी सेशंस अटेंड करने लगा। तब एक लड़की अपनी समस्या बता रही थी कि उसकी माँ को नशे की आदत है और उसने पिछले हफ्ते अपनी बेटी यानी इस लड़की से $30 चुरा लिए थे। इस बात से ये बहुत दुखी है। ये सुनते ही मिस्टर लॉक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। कम वक्त, सिर्फ $30 के लिए तुम यहाँ इन सेशंस में आए। मैं बताऊं, मैं तो जानता भी नहीं था कि मेरे माता पिता कौन है। कुछ साल पहले मुझे मेरी माँ मिली। उसने मुझे कहा कि जॉन, तुम बहुत खास हो और तुम एक महान काम के लिए जन्मे हो। और जानते हो, इसके बाद मुझे मेरे पिता भी मिल गए। मैं खुश था, मगर वो नाटक कर रहे थे एक अच्छे पिता होने की। असल में तो वो कमीना मेरे किडनी को चुराना चाहता था और उसमें वो कामयाब भी हो गया। जब उसने किडनी ले ली, उसका मतलब पूरा हुआ। उसने मुझे वापस उसी दुनिया में फेंक दिया जैसे कचरे को फेंक दिया जाता है। तुम्हें अपने $30 की पड़ी है और मुझे अपनी किडनी वापस चाहिए। बस फिर क्या, जितने भी लॉक सेशन में आए थे सबके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि लॉक के साथ जो हुआ शायद ही किसी और के साथ हुआ होगा। सेशन के बाद मिस्टर लॉक से हेलन नामी एक औरत मिलने आती है। उस समय मिस्टर लॉक सिगरेट पी रहे थे। उस औरत का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो कहती है कि अच्छा आइडिया है, अगर तुम्हें किडनी कैंसर होगा तो सिर्फ एक को ही होगा। खैर, इस औरत का नाम हेलन है और इसे लॉक पसंद आते हैं। हेलन ने भी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर लॉक के दिल में अभी भी वो बात थी। जानते हैं मिस्टर लॉक क्या करते थे? वो अक्सर अपने पिता यानी उस धोखेबाज इंसान एंथनी कूपर के घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। उसे अब भी ये दुख सताता रहता था। शायद मिस्टर लॉक को उम्मीद थी कि वो उससे माफी मांग लेंगे। एक दिन एंथनी उसके कार में आ जाता है। लॉक से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कई बार घर बदला, मुझे लगा अब तुम आना छोड़ दोगे, मगर तुम फिर से पीछे पड़ जाते हो। उस समय मिस्टर लॉक की आंखों में आंसू थे। वो पूछते हैं कि क्यों? एंथनी कहता है क्या क्यों? तो लोग दोबारा से पूछते हैं कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? एंथनी हरामखोर जवाब में कहता है कि जॉन, मुझे किडनी चाहिए थी और तुम्हें एक पिता। दोनों को एक दूसरे से मतलब था और तुम वो पहले इंसान नहीं जिसे मैंने धोखा दिया है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एंथनी कार से उतर जाता है और जॉन लॉक ये कड़वी बातें सुनने के बाद रोने लगा। कुछ दिन बाद हेलन लॉक को अपने अपार्टमेंट की चाबी देती है, मगर एक शर्त पर कि वो आइंदा एंथनी के घर के सामने खड़ा नहीं होगा। हेलन उसे समझाती है कि मैंने गुस्से में 20 साल गुजारे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता, अब भूल जाओ, सब जाने दो। खैर, उस समय तो लॉक वादा करते हैं, मगर वो रुकते नहीं। एक रात वो एंथनी के घर के सामने खड़े थे तो हेलन आ जाती है और उसे बहुत समझाती है। लॉक रोने लगा कि ये इतना आसान नहीं, मगर हेलन उसे समझाती है कि आसान है। इसे द लीप ऑफ फेथ कहते हैं, भरोसे की एक छलांग, एक कदम। तुम्हें भरोसा करना होगा। खैर, इन दोनों का आगे क्या बना वो बाद में जानेंगे, मगर जॉन लॉक की दुख भरी कहानी कहीं ना कहीं हमारे सामने आ ही जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट की कहानी पर। हैच में बस 2 मिनट ही थे। कंप्यूटर सईद ने रिपेयर कर दिया था। जॉन लॉक उसमें कोड एंटर करने वाले थे। जब हर्ली ये नंबर सुनता है तो वो लॉक को रोकने की कोशिश भी करता है। लॉक वो कोड एंटर करता है, मगर आखिरी डिजिट गलत था। उसने 42 की जगह 32 एंटर किया था। जैसे ही वो एग्जीक्यूट दबाता, जैक पहुंच जाता है, कहता है कि आखिरी नंबर 32 नहीं 42 है। लॉक 42 प्रेस करता है, मगर यहाँ लॉक जैक को कहता है कि ये तुम करोगे, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, ये 2 लोगों का काम है। अब 2 मिनट से भी कम समय बचा था। जैक कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, ये सब सच नहीं है। मगर लॉक उसे समझाना चाहते थे कि तुम मानते क्यों नहीं, ये सब तकदीर है। दिल ही दिल में तुम इस पर यकीन रखते हो जैक, वरना तुम वापस क्यों आते? जैक कह रहा था कि मैं नहीं करूंगा, मगर मिस्टर लॉक काफी इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं कि जैक, इसे ही तो द लीप ऑफ फेथ कहते हैं, यकीन और भरोसे की एक छलांग, एक कदम। एक बार यकीन करना शुरू कर दो। अब कुछ सेकंड्स बचे थे, या तो दुनिया का अंत हो जाता या फिर कुछ नहीं होता। आखिर में जैक उस बटन को पुश करता है और टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है 108 मिनट पर। दोस्तों, असल में मिस्टर लॉक जैक को भी वो सब महसूस करवाना चाहते थे जो वो कर रहा था। मतलब इस क्रैश के बाद
वैसे आप किसकी साइड लेते हैं, जेक की? क्या आपको लगता है कि ये सब बस इत्तेफाक से हो रहा है, कोई मेरिकल्स नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, या फिर आप जॉन लॉक को मानते हैं कि ये सब पहले से तय है और तकदीर ही ने यहाँ लाई है? वो क्रैश कोई इत्तेफाक नहीं था। खैर, आगे देखेंगे, ये कहानी कंटिन्यू है।